ये तारिक रोड है। जिस जगह को आप देख रहे हैं, यहाँ कई दिहाइयों पहले एक कैफे डी खान हुआ करता था। 60s और 70s में बाहर खाने का ट्रेंड कम था और रेस्टोरेंट्स उससे भी कम। यही वजह थी कि पूरे शहर से लोग यहाँ खाना खाने और चाय पीने आया करते थे। वैसे तो यहाँ के सारे खाने ही अच्छे थे, लेकिन ब्रेन मसाला और चिकन टिक्का तो बहुत ही फेमस थे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कराची में चिकन टिक्का इंट्रोड्यूस ही कैफे डी खान ने करवाया। लेकिन लोगों के यहाँ आने की एक और वजह भी थी और वो था यहाँ का म्यूजिक। यहाँ पर रात को 7 बजे के बाद एक धान पान सा लड़का गिटार बजाता था, साथ ही कुछ गाने भी गुनगुनाता था। उस लड़की की आवाज में ऐसा जादू था कि लोग घंटों खाना खाते रहते। साने बांग्लादेश पर हम बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं। इस जमाने को हमारी हिस्ट्री का सबसे डिप्रेसिंग दौर कहा जा सकता है। ना सिर्फ कायद का पाकिस्तान टूट चुका था, बल्कि हमारे 70,000 से ज्यादा पाकिस्तानी भी दुश्मन की कैद में थे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, मायूसी ही मायूसी थी। लेकिन बिल्कुल उसी जमाने में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही थी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री वॉज बूमिंग। सिर्फ 71 में 80s और 72 में 98 फिल्में रिलीज हुई। बहारो फूल बरसाओ, मेरी जिंदगी है, नगमा जैसी ब्लॉकबस्टर सब उसी जमाने की फिल्में हैं। मोहम्मद अली ज़ेबा, वहीद मुराद संगीता और नदीम शबनम के स्टार कपल्स एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दे रहे थे। बेहतरीन म्यूजिक और एक्टिंग के कॉम्बिनेशन ने लोगों को दीवाना बना दिया था। सिनेमाज हाउसफुल जा रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री की देखा देखी पीटीवी पर भी जबरदस्त नए प्रोग्राम शुरू किए जा चुके थे। ज़ियाउद्दीन का शो अपने उरूज पर था। मतलब क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि पीटीवी पर शेक्सपियर के ड्रामे सुनाए जाते थे। सुहेल राना बच्चों को म्यूजिक की ABC सिखा रहे थे और खुशबख्त आलिया फिरोजा की शक्ल में पाकिस्तान गॉट टैलेंट टॉप का शो कर रही थी, जिसमें वो नए और छुपे हुए सिंगर्स और म्यूजिशियंस को सामने ला रही थी। पाकिस्तान टेलीविजन को तलाश थी एक ऐसे चेहरे की जो घर बैठे नाजरीन को वही वाइब्स दे जो सिनेमा में नदीम, मोहम्मद अली और वहीद मुराद को देख कर आती थी। कोई ऐसी आवाज हो कि लोगों के दिमाग में छा जाए। अहमद रुश्दी और मेहदी हसन के मैजिक स्पेल को तोड़कर उन्हें अपना दीवाना बनाए। और फिर एक इतवार को 17 साल का धान पान सा लड़का तारिक रोड से चलता हुआ पीटीवी स्टेशन पहुंच गया। उसके पास कोई डिग्री, कोई क्वालिफिकेशन, कोई सोर्स नहीं थी। वो तो इस शहर में किसी को जानता भी नहीं था। वो एक ऐसा अलबेला राही था कि जब सारा बंगाल हमसे अलग हो गया था तो वो वहां से पाकिस्तान आ गया। आया तो वो खाली हाथ था, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में एक आलम इसका दीवाना हो गया। आप सारे लोग तो समझ ही गए होंगे, लेकिन जेनजी व्यूज बस ये समझ ले कि अगर ये सिंगर ना होता तो फिर जुनैद जमशेद से लेकर आतिफ असलम तक कोई भी ना होता। He is the undisputed बाप ऑफ पाकिस्तानी पॉप। लेट्स मीट आलमगीर। ये उस जमाने की बात है जब 2 पाकिस्तान हुआ करते थे। दोनों हिस्सों को बने अभी चंद ही बरस गुजरे थे कि मशरकी पाकिस्तान के शहर रांगपुर में अगस्त 1955 की सुबह ईस्ट पाकिस्तान के एक नामवर सियासतदान फरमूजुल हक के घर एक बच्चा पैदा हुआ। फरमूजुल हक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से भी वाबस्ता रहे और हुसैन शहीद सोहरवर्दी के करीबी साथियों में शुमार होते थे। फरमूजुल हक ने अपने बेटे का नाम आलमगीर रखा, आलमगीर हक। बंगाल में वैसे भी म्यूजिक, आर्ट्स और कल्चर हर घर का हिस्सा होता है, लेकिन आलमगीर को म्यूजिक से कुछ ज्यादा ही लगाव था। उस जमाने के हर नौजवान की तरह आलमगीर भी एल्विस का दीवाना था। रिकॉर्डर्स हो या रेडियो, हर वक्त उसी का म्यूजिक सुनता रहता। उसे एल्विस के गाने स्कूल लेसन से जल्दी याद हो जाते। जैसे ही कॉलेज शुरू हुआ तो उसके साथ दोस्तों के जैमिंग सेशंस भी शुरू हो गए और फिर देखते ही देखते जैमिंग सेशंस एक म्यूजिक बैंड वाइंड द साइड ऑफ केयर में बदल गए एंड आलमगीर बिकम द लीड गिटारिस्ट। कॉलेज से फारिग हुआ तो बड़े भाई ने हुक्म दिया कराची यूनिवर्सिटी से बैचलर्स करो, उसके बाद सीधा मेरे पास अमेरिका आ जाना। उस जमाने में कराची और केयू दोनों की बड़ी वैल्यूज हुआ करती थी भाई। खैर, जब आलमगीर कराची पहुंचकर अपने वाहिद रिश्तेदार के घर पहुंचे तो वहां ताला पड़ा हुआ मिलता है। मालूम हुआ कि वो रिश्तेदार तो मुल्क के बदलते हुए हालात देखकर ढाका वापस जा चुके हैं। न वापसी का टिकट, ना कोई जान पहचान, ना उस दौर में मोबाइल्स थे, ना फोन लाइंस के बंदा फोन कर ले, सिर्फ टेलीग्राम या तार होते थे। मगर उस लड़के ने मसनूई तार के बजाय अपने गिटार के तार का सहारा लिया। मशरकी पाकिस्तान के एक सियासी घराने में आंख खोलने वाला ये नौजवान, जिसने बचपन में सिर्फ अंग्रेजी गाने सुने थे, भूख और प्यास से निढाल झील पार्क में सो जाता है। जब वो अगली सुबह जागा तो वो बिल्कुल अकेला था। यहाँ उसने फैसला कर लिया कि अब इसे अपनी पूरी जिंदगी खुद बनानी है। ये लड़का तारिक रोड के लिबर्टी चौक पर वाक़े कैफे डी खान पहुंचा।
वो चाहता तो खाना मांग कर भी खा सकता था, मगर बंगाल का ये बेटा जानता था कि अगर मांग कर खाया तो फिर जिंदगी भर मांगते ही रहना पड़ेगा। उसने कैफे के मालिक को कायल किया कि वो उसे गार्डन में गिटार बजाकर गाना गाने दे। शायद लोग इस मुनफरिद अंदाज से मुतासिर होकर कैफे का रुख करें और यूं कारोबार तरक्की करे। ख्याल में वाकई वजन था। आखिरकार 350 रुपए और रात के खाने के एवज बात तय पा गई। जाके मैंने जब एक होटल था, होटल का मैनेजर, मैंने कहा कि आपका इतना अच्छा लॉन है, यहाँ आप कुर्सी मेज़ रखें, मैं गिटार बजाऊंगा, गाना गाऊंगा, लोग आएंगे, खाना खाएंगे, आपका बिजनेस होगा। तो कह रहे ये तो अच्छा आइडिया है। शुरू किया, थर्ड डे मैं भूखा हुआ है, गिटार बजा, लोग कढ़ाई खा रहे हैं, टिक्का खा रहे हैं, बारबेक्यू खा रहे हैं मेरे सामने। 2 घंटा मुझे गाना है, फिर मुझे डिनर मिलेगा। ये बात हुई कि आपको 350 रुपये महीने का मिलेगा और आपको डिनर मिलेगा। अब डिनर मुझे टारगेट मिल गया। That was my target ना, for the first thing was my survival का। अब मसला दिन गुजारने का था, तो वो टीवी के मशहूर शो फिरोजा की प्रोडक्शन टीम की एक खातून ने पूरा कर दिया, जो अक्सर यहाँ आया करती थी। ये वो दौर था जब लोग दिन भर की थकान के बाद शाम में कैफे, होटल्स, कॉफी हाउस या नाइट क्लब जाया करते थे। ना मॉल्स थे, ना फूड कोर्ट। शहर की पढ़ी लिखी जनरी इन्हीं जगहों पर जमा होती थी। टीवी पर नौजवानों का एक शो फिरोजा के नाम से चलता था, जिसे मोहसिन अली प्रोड्यूस किया करते थे और दोस्त मोहम्मद फैजी इनके माउन थे। दोस्त मोहम्मद फैजी तक आलमगीर हक का चर्चा पहुंचा और इसे शो में मदऊ करने का फैसला हुआ। तब आलमगीर का बोलने का अंदाज खालिस बंगाली था और शायद इसी वजह से वो खुशबख्त आलिया के मयार पर पूरा नहीं उतरे। इनसे ये कहकर माजरत की गई कि इनकी जगह किसी और को लिया जा चुका है। अलबत्ता जब वो गिटार बजा रहे थे तो इनके तारों की आवाज सुहेल राणा के कानों तक पहुंच गई। सुहेल राणा उस वक्त फिल्मों में निस्बतन कम और टीवी में ज्यादा काम करते थे। इन्हें अपने बच्चों के शो के लिए एक गिटारिस्ट की जरूरत थी। सुहेल राणा को हर प्रोग्राम के लिए 2 नए गाने बनाने होते थे। बच्चों को संभालने और प्रोग्राम देखने में इनका ध्यान बटा रहता था। ऐसे में आलमगीर ने इनकी मदद की और जल्द ही धुनें कंपोज कर दी और इन खिदमात के एवज उन्हें पीटीवी से 114 रुपए का पहला चेक मिला। आलमगीर आ चुका था, मगर अभी छाया नहीं था। उसका नाम सिर्फ कराची स्टेशन तक महदूद था, जहां जिया मोइनुद्दीन भी शो करते थे। कराची के मशहूर फ्लीट क्लब में हर हफ्ते लाइव जाने वाले शो में जिया मोइनुद्दीन हर बार कुछ नया करने की कोशिश करते थे। इस शो से मारूफ कॉमेडियन खालिद अब्बास डार, इस्माइल तारा और मोइन अख्तर मुतारिफ हो चुके थे। एक दिन उन्होंने आलमगीर को अपने शो के ऑडिशन के लिए दफ्तर बुला लिया और यहाँ एल्विस प्रेस्ले का इश्क आलमगीर के काम आ गया। जिया मोइनुद्दीन ने आलमगीर से कुछ अंग्रेजी गाने सुने और फिर पूछा कि बरखुरदार, क्या तुम स्पेनिश में भी कुछ गा सकते हो? आलमगीर ने कहा कि इन्हें कोई भी गाना एक बार सुना दें, बाकी वो संभाल लेंगे। जिया मोइनुद्दीन के घर से रिकॉर्डर मंगवाया गया और रिकॉर्ड पर उन्हें क्यूबन सॉन्ग सुनाया गया। आलमगीर ने कुछ बार गाना सुना और फिर वही गाना जिया मोइनुद्दीन को ऐसे सुनाया कि वो उछल पड़े। जिया मोइनुद्दीन को अपना नया स्टार और आलमगीर को पहला प्राइम टाइम चांस मिल गया। जिया मोइनुद्दीन शो लाइव जा रहा था और स्टेज पर बंगाली निजात रूना लैला गाना गा रही थी। जिया साहब रोना को मुतारिफ कराकर स्टेज के पीछे आलमगीर के पास आए और इनका पूरा नाम पूछा। आलमगीर ने हक छुपाकर सिर्फ ये कह दिया, आलमगीर। उन्हें लगा कि हक का लफ्ज उनके नाम को भारी और लंबा बना देगा। जिया मोइनुद्दीन स्टेज पर गए और पुकारा, तशरीफ लाते हैं आलमगीर। बस यहां से आलमगीर हक सिर्फ आलमगीर बने और फिर इसी नाम से उन्होंने आलमगीर शोहरत हासिल की। जिया मोइनुद्दीन शो में परफॉर्मेंस के बाद आलमगीर को कुछ फेम तो मिला था, लेकिन एक स्पेनिश गाना गाकर कोई कितना ही हिट हो सकता है। इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मदद पहुंची बांग्लादेश से। जब 1972 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान शिमला मुआहिदा हुआ तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम किया, तो भारतीय कैद में मौजूद हजारों पाकिस्तानी वापस वतन लौट आए। उन्हीं में से एक थे टीवी प्रोड्यूसर एम जहीर खान।
जो फॉल ऑफ ढाका के वक्त पीटीवी ढाका सेंटर में काम करते थे। कराची पहुंचकर एम जहीर खान ने पीटीवी सेंटर में दोबारा काम संभाला। उनके जहन में एक नए अंदाज का म्यूजिक प्रोग्राम बनाने का ख्याल था। यूं संडे के नाम से अपने तर्ज का मुनफरिद प्रोग्राम शुरू हुआ। मेजबानी मोइन अख्तर करते थे। शहनाज बेगम, मोहम्मद इब्राहिम और इखलाक अहमद जैसे फनकार गाया करते थे, जबकि पीछे मुकम्मल ऑर्केस्ट्रा होता था। आलमगीर भी उसी ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बन गए। एक दिन एम जहीर खान ने उन्हें स्टूडियो के बाहर गिटार बजाता देखा। आलमगीर वही गीत गा रहे थे जो वो पहले ज़िया मुइनुद्दीन शो में गा चुके थे। एम जहीर खान ने शायर सिद्दीकी से कहा, गौनताना मेरा को उर्दू रंग में ढाला जाए। अगले ही शो में आलमगीर सिर्फ गिटार नहीं बजा रहे थे, वो गा भी रहे थे, रक्स भी कर रहे थे, और सबसे बढ़कर ये, अब वो कोर्स का हिस्सा नहीं थे, वो सेंटर स्टेज थे। अलबेला राही ने धूम मचा दी। ये गाना सिर्फ एक हिट नहीं था, ये एक इनकलाब था। नौजवान नस्ल ने इसे हाथों हाथ लिया। आलमगीर के आने से पहले ज्यादातर गीत फिल्मी हुआ करते थे। इनमें फिल्मी सूरत हाल, महबूब को मनाने की कोशिश, जुदाई का दुख, जमाने की तलखियां या बगावत का कोई ना कोई अंसर शामिल होता था। ये गाने बड़े बाकायदा शायरों के लिखे होते थे। इनकी धुनें मंजर के मुताबिक तरतीब दी जाती थी और फिर कोई तरबियत याफ्ता आवाज ही उन्हें गाती थी। मगर नौजवान नस्ल को अब कुछ और चाहिए था। उन्हें ऐसे गीत दरकार थे जो उनकी अपनी जुबान बोले, जिनके अल्फाज रोजमर्रा गुफ्तगू जैसे हों, मौसीकी हल्की और सादा हो, और जिन्हें सुनते हुए लगे कि ये बात वो खुद भी आम जिंदगी में कह सकते हैं। जब बंदा तन्हा होता है तो वो गाता है, सोना सोना जीवन अपना। शायद ही ऐसी कोई शादी हो जो, गोरी तुम वो दिन याद करो के बगैर मुमकिन हुई हो। इंतजार शाम से पहले आना के बगैर मुमकिन ही नहीं। किसी की आंखों की तारीफ करनी हो तो मेरी आंखें हो मैं ख्वाब जैसा हूं से बेहतर गाना कोई नहीं। खुशी में बादल भी और पानी भी, या देख तेरा क्या रंग कर दिया है, गाया जाता है। जबकि महबूब के लिए ओ जाने जाना सहारा देना एक परफेक्ट सॉन्ग था। आलमगीर के गीत दरअसल एक नई सोच और नई नस्ल की तर्जुमानी थे। आलमगीर ने मगरिबी पॉप मौसीकी को उर्दू और बंगाली रंग में ढालकर एक नई पहचान दी, और देखते ही देखते वो पाकिस्तान के पहले पॉप सुपरस्टार बन गए। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं, आलमगीर के फैंस तो बहुत हो चुके थे, लेकिन अभी उन्हें बड़ों से आशीर्वाद लेना बाकी था, और ये काम हुआ साल के आखिरी रात को। दरअसल बांग्लादेश के कयाम के बाद पाकिस्तान में मौजूद बंगाली अफराद की सख्त निगरानी की जा रही थी। शहनाज बेगम, जिनका एक भाई मुक्ति बाहिनी का सरगर्म रुकन था, उन्हें हर वक्त ये डर रहता था कि कहीं उन्हें भी गिरफ्तार न कर लिया जाए। अपनी इसी परेशानी का जिक्र उन्होंने सुहेल राना से किया, जिन्होंने अपने और वहीद मुराद के म्यूचुअल फ्रेंड जावेद अली खान से दरख्वास्त की कि वो शहनाज बेगम को अपने किसी घर में पनाह दे दें। कुछ दिनों बाद सुहेल राना ने आलमगीर के लिए भी वही दरख्वास्त की, और जावेद अली खान उन्हें भी अपने घर ले आए, और यहाँ से एक नई कहानी स्टार्ट हुई। कराची जिमखाना में 31 दिसंबर 1972 की न्यू ईयर नाइट के लिए एक खुसूसी म्यूजिक शो का एहतमाम किया जा रहा था। इवेंट प्लानर्स जानते थे कि जावेद अली खान की अहमद रुश्दी और शहनाज बेगम से अच्छी जान पहचान है, इसलिए उन्होंने इनसे दरख्वास्त की कि वो दोनों सिंगर्स को प्रोग्राम के लिए कन्विंस करें। खैर, अहमद रुश्दी और शहनाज बेगम न्यू ईयर नाइट प्रोग्राम के लिए तैयार हो गए। जावेद अली खान ने इन दोनों के साथ आलमगीर को भी एज अ गिटारिस्ट शो में एडजस्ट करवा दिया। शो के एक ब्रेक के दौरान जब अहमद रुश्दी और शहनाज बेगम बैक स्टेज गए तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ऐसे में आलमगीर ने गिटार संभाला और अपने मखसूस बंगाली लहजे में अंग्रेजी और भारतीय गाने गाना शुरू कर दिए। कराची का जिम खाना झूम उठा। हॉल में वंस मोर के नारे गूंजने लगे। और फिर एक अजीब वाकया हुआ। जब अहमद रुश्दी वापस स्टेज पर आए तो उन्होंने माइक वापस आलमगीर को दिया और मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम गाओ, अब ये स्टेज तुम्हारा है। आलमगीर अब मशहूर तो हो गए थे, लेकिन इनके फाइनेंशियल मसाइल अब भी जू के तू थे, और यहाँ इनकी मदद के लिए सीनियर म्यूजिशियन करंट पॉप सेंसेशन आसिम अजहर के वालिद अजहर हुसैन साहब आए। अजहर साहब का शुमार पाकिस्तानी फिल्म्स के बेहतरीन म्यूजिक प्रोड्यूसर्स में किया जाता था। आलमगीर ने जब अपनी परेशानी का जिक्र इनसे किया तो उन्होंने आलमगीर को इंटरकॉन्टिनेंटल होटल लाहौर में 1500 रुपए माहाना पे मुलाजिम रखवा दिया। उस जमाने में आलमगीर का हुलिया खासा डिफरेंट था। लंबे बाल, घनी मूछे, चौड़े पांचों वाले जीन्स और ढीली कमीज। इंटरकॉन्टिनेंटल लाहौर में उस दौर की बड़ी शख्सियत आया करती थी। पंजाब के वजीर आला गुलाम मुस्तफा गर, मुमताज भुट्टो, अदाकार नदीम, शबनम, रॉबिन घोष जैसे नामवर शख्सियत वहाँ मौजूद होते। एक दिन अदाकार नदीम ने अजहर हुसैन से कहा कि ये लड़का तो बड़ा टैलेंटेड है, लेकिन हुलिया कुछ ज्यादा ही अजीब रखता है। नदीम ने अपने डिजाइनर का कार्ड आलमगीर के हवाले कर दिया।
और जल्द ही आलमगीर ढंग के हुलिये में नजर आने लगे। अजहर हुसैन ने उनकी मुलाकात रोबन घोष से भी करवाई, जिसके बाद जब तक आलमगीर लाहौर में रहे वो रोबन घोष के घर में ही रहे। उसी अरसे में उन्होंने कई गाने गाए, जिनमें मोम की गुड़िया का मशहूर नगमा तुम मेरी जिंदगी हो और आईना के 2 गाने वादा करो सजना और मुझे दिल से ना भुलाना शामिल थे। लेकिन लॉलीवुड में आलमगीर की असल पहचान जिस गाने से बनी उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। दरअसल सीन कुछ यूं हुआ कि उस जमाने के टॉप म्यूजिशियन निसार बज़मी ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में कुछ बातें ऐसी थी जो मैडम नूरजहां को अच्छी नहीं लगी। मैडम ने बज़मी साहब के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। उसी जमाने में प्रोड्यूसर अली सुफियान आफाकी फिल्म जागीर की शूटिंग कर रहे थे और निसार बज़मी को साइन कर चुके थे। फिल्म के बाकी गाने तो रिकॉर्ड हो गए थे, मगर एक सोलो सॉन्ग के लिए मेल सिंगर की जरूरत थी। लेकिन गुलकारों की एसोसिएशन के सदर मसूद राना ने साफ कह दिया कि वो किसी सिंगर को बशमूल अहमद रुश्दी इजाजत नहीं देंगे कि वो ये गाना गाएं। आफाकी साहब गुस्से में बेभर गए और कहा कि उस वक्त से डरे जब हम फिल्में बनाना छोड़ दें और आप लोगों को कोई पूछे भी ना। इस सिचुएशन में बज़मी साहब ने आलमगीर से एक ऑडिशन करवाया। आफाकी साहब ने जब ऑडिशन सुना तो इसे फौरन अप्रूव कर दिया। अगले दिन मसूद राना ने आकर कहा कि एसोसिएशन ने इजाजत दे दी है और अब अहमद रुश्दी ये गाना गा सकते हैं। मगर आफाकी साहब अड़ गए और कहा कि ये गाना तो ये नौजवान ही गाएगा। और यूं अहमद रुश्दी के लिए बना गाना हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले आलमगीर ने गाया। 1975 में लाहौर टेलीविजन के डायरेक्टर जमान अली खान ने द आलमगीर शो के नाम से एक प्रोग्राम किया, जिसमें मौसीकार करीम शहाबुद्दीन थे। वैसे तो इस शो के सारे गाने ही हिट हुए, लेकिन देखा ना था कभी हमने ये समा तो सुपर हिट हो गया। इसकी एक बड़ी वजह इस गाने की वीडियो भी थी, जिसमें आलमगीर एक ईरानी डांसर नाजी के साथ डांस कर रहे थे। जिया के दौर में इस वीडियो से डांस सीन्स निकाल दिए गए और लिरिक्स में नशा के बजाय जादू का लफ्ज डाल दिया गया। इसे सुनकर पाकिस्तानी म्यूजिक प्रोड्यूसर ने भी सोचा कि क्यों ना वो भी अंग्रेजी में गाना बनाए, भले उन्हें अंग्रेजी आती हो या नहीं। इस काम के लिए सबसे आसान ट्यून लाल मेरी पत को चुना गया और इस पर अंग्रेजी के कुछ बोल लिखे गए। सिंगर के लिए सबकी पहली चॉइस आलमगीर थे, लेकिन जब उन्होंने गाने के बोल सुने तो फौरन ही समझ गए कि ये बोल बिल्कुल डब्बा हैं। उन्होंने कहा पहले लिरिक्स ठीक करें फिर गाऊंगा। डायरेक्टर साहब गुस्से में आ गए और धमकी लगा दी कि अगर गाया नहीं तो वो आलमगीर का कैरियर तबाह कर देंगे। धमकी सुनकर आलमगीर ने उसी दिन लाहौर छोड़ दिया और ये गाना अहमद रुश्दी को मिल गया, जिन्होंने इसे गा भी दिया। आलमगीर कराची वापस आए तो EMI ने इनके साथ मिलकर इनकी एक सोलो एल्बम रिलीज की, जिसने तहलका मचा दिया। ये पाकिस्तानी तारीख के किसी भी सिंगर का पहला सोलो एल्बम था। दिसंबर 1976 में इलेक्शन सर पर थे। पीटीवी स्क्रीन रंगीन हो चुकी थी और इस नई स्क्रीन को कुछ नए प्रोग्राम्स की जरूरत थी। शुएब मंसूर ने क्रोमा स्क्रीन के साथ एक प्रोग्राम का तजुर्बा किया। प्रोग्राम का नाम था झरने। आलमगीर इस प्रोग्राम के लीड सिंगर थे। इस शो में उन्होंने सुपरहिट गाने ये शाम और तेरा नाम और आखिरी एपिसोड में जिसका नाम नहीं लिया परफॉर्म किए। इस प्रोग्राम से आलमगीर की मौसीकार नियाज अहमद और शायर मोहम्मद नासिर के साथ जोड़ी बन गई। उसके बाद आलमगीर के 80% गाने मोहम्मद नासिर ने लिखे, चाहे वो देख तेरा क्या रंग कर दिया है हो, तेरी बातें याद आती हैं हो या शाम से पहले आना हो। उस दौर में मोहम्मद अली शहकी भी टीवी स्क्रीन पर उभरकर सामने आए। ईरानी निजात शहकी की कहानी कई हवालों से आलमगीर से मिलती जुलती थी। वक्त के साथ साथ दोनों के दरमियान एक साइलेंट टसल शुरू हो गई और उस टसल का सबसे ज्यादा फायदा उठाया म्यूजिक कंपनीज ने, जिन्होंने आलमगीर एंड शहकी के नाम से कैसेटें बेची। 1982 में आलमगीर ने खुद म्यूजिशियन बनने का फैसला किया। उनका यह फैसला पीटीवी के खुदाओं को चैलेंज करने के मुतरादिफ था, क्योंकि पीटीवी पर उसूल था कि कोई भी म्यूजिशियन परफॉर्म करेगा तो वो म्यूजिक इसकी अपनी नहीं होगी। आलमगीर ने प्रोड्यूसर सुल्ताना सिद्दीकी से बात की, जिन्होंने भरपूर साथ देते हुए कहा कि तुम्हें जो करना है करो, एतराज करने वालों को वो खुद देख लेंगी। उसी दौर में जीन्स और टी शर्ट में गाने वाले आलमगीर पर नौजवानों को खराब करने का इल्जाम भी लगा। पीटीवी पर हुक्म जारी हुआ कि मर्द शलवार कमीज और खवातीन दुपट्टे के साथ स्क्रीन पर आएंगी। यूं आलमगीर भी ज्यादातर शलवार कमीज में ही नजर आने लगे। दिसंबर 1972 में आलमगीर ने कराची जिमखाना में जो मेला लूटा था, इसकी वजह से वो न्यू ईयर पार्टी का लाजमी हिस्सा बन गए थे। चूंकि पीसी होटल और कराची जिमखाना करीब ही वाक़े हैं, तो आलमगीर ने सोचा कि क्यों ना ब्रेक के आधे घंटे में कुछ और पैसे कमा लिए जाएं। उन्होंने पीसी होटल से भी कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया। आधा घंटा इधर गाना गाते,
दीवार फलांग कर उधर जाते और वहां गाना गाकर वापस आ जाते। जिमखाना इंतजामिया ने यह देख लिया और इन पर पाबंदी लगा दी, जो कई सालों लगी रही। जिस दौर में पाबंदी लगी, उन्होंने इंडिया का दौरा किया और वहां दिल्ली, मद्रास और मुंबई में कॉन्सर्ट किए। मुंबई में मशहूर प्लेबैक सिंगर शब्बीर कुमार से मिले और अगले रोज उनके साथ फिल्म सिटी गए, जहां धर्मेंद्र, श्रीदेवी और अन्नू मलिक से मुलाकात हुई। हैरानकुन तौर पर अन्नू मलिक ने उन्हें उनके गीत देख तेरा क्या रंग कर दिया है से पहचान लिया और इसरार किया कि वो अपनी अगली फिल्म के लिए गीत गवाना चाहते हैं। मगर आलमगीर को बड़ी मुश्किल से कराची जिमखाना का कॉन्ट्रैक्ट वापस मिला था, इसलिए उन्होंने माजरत कर ली। आमतौर पर पॉप सिंगर की शादी किसी फैन लड़की से होती है, मगर आलमगीर का केस अलग था। इनके घर के पास एक खातून रहती थी जिन्हें वो अपनी माँ की तरह आंटी जकिया कहते थे। उन्होंने बिना बताए विंग कमांडर दबीर सिद्दीकी की साहबजादी शहला से आलमगीर की शादी तय कर दी। आलमगीर ने बुरा मनाया कि ये हक सिर्फ उनकी माँ का है, मगर आंटी जकिया ने कनाडा में मुकीम इनकी बीमार वालदा का नंबर ढूंढकर उन्हें पाकिस्तान बुला लिया। शहला के घर ले गईं और बात पक्की करवा दी। आलमगीर ने 50 से ज्यादा मुल्कों का दौरा किया और 17 मुख्तलिफ जुबानों में गाने गाए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो जब भी किसी गैर जुबान का गाना सीखते तो उस मुल्क की एम्बेसी जाकर वहां मौजूद मुकामी अफराद को वो गीत सुनाते ताकि तलफ्फुज और अदायगी दुरुस्त हो सके। 80 की दिहाई में रिवाज था कि पाकिस्तान के टॉप फनकार नॉर्थ कोरिया के स्प्रिंग फेस्टिवल में परफॉर्म करने जाते थे। जब आलमगीर नॉर्थ कोरिया गए तो उन्होंने वहां रिवायत के मुताबिक एक मुकामी गाना गाया। 10,000 के मजमे में सन्नाटा छा गया, मगर 20 मिलियन लोग जो घरों पर टीवी देख रहे थे, इनकी आंखों में आंसू थे। अखबार में हेडिंग लगी, सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान आलमगीर संग कोरियन सॉन्ग बेटर देन द ओरिजिनल। नॉर्थ कोरिया के सदर ने उन्हें लाइन हाजिर किया। जब आलमगीर को पता चला कि उन्हें 160 म्यूजिशियन के ऑर्केस्ट्रा के साथ गाना है तो वो घबरा गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। मगर जब उन्होंने सदर के सामने गीत पेश किया तो सदर ने आकर कहा, डोंट टेल मी कि आप कोरियन नहीं हैं। उन्होंने जनरल जियाउल हक को फोन करके कहा कि जब तक वो जिंदा है आलमगीर यहाँ आकर परफॉर्म करता रहेगा, और नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा एजाज ओमेगा वॉच आलमगीर को तोहफे में दिया। The whole country was weeping when Alamgir was singing that Korean song. So the Kim Il Sung, who was the president then, he came to see my show and came and shook hands with me, and then he gave me that the pride of performance, and that is a Omega wristwatch with his autograph embossed in it. आलमगीर को सिर्फ पॉप गुलकार कहना इनके फन के साथ नाइंसाफी होगी। इनके मिली नगमे भी तासीर और तवानाई में किसी से कम नहीं थे। शायद ही कोई पाकिस्तानी हो जो आलमगीर का मिली नगमा ख्याल रखना सुनकर आराम से बैठा रहे। बेंजामिन सिस्टर्स के साथ गाया जाने वाला ये गीत आज भी स्कूलों में बजाया जाता है। माओ की दुआ पूरी हुई। ए पाक वतन तुझे मेरा खुदा यूं कायमो दायमो शाद रखे। और पाकिस्तान एयरफोर्स का मिली नगमा तुम ही से ए मुजाहिदो जहां का सिबात है, आज भी यौम फिजाइया की पहचान है। 1979 में आलमगीर अचानक पाकिस्तान से बांग्लादेश चले गए थे। कहा जाता है कि वो मुसलसल काम से थक कर माँ की खिदमत के लिए गए थे। एक इल्जाम ये भी लगा कि उस दौर के मशहूर समद दादा बॉय स्कीम में उनका नाम आया था, जो लोगों से सरमाया इकट्ठा करके फरार हो गया था, मगर कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इनके अपने बयान के मुताबिक अमेरिका जाने का मकसद सिर्फ ये था कि इनके बेटे को बेहतरीन तालीम मिल सके। 1991 में पीटीवी के एक प्रोग्राम में आलमगीर ने फिल्म अरमान का मशहूर गीत कोको कोरीना अपने अंदाज में पेश करके सुहेल राना और अहमद रुशदी को खराजे तहसीन पेश किया। वाली थी, नाजुक सी शर्मीली थी, मासूम सी भोली भाली थी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना, कोको कोरीना। उस परफॉर्मेंस के बाद कई नौजवान पहली बार ये सोचने में मजबूर हुए कि अहमद रुशदी कौन थे। क्या सुहेल राना ने फिल्मों में भी मौसीकी दी है? सन 2010 में मालूम हुआ कि उनके दोनों गुर्दे नकारा हो चुके हैं और हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है। मुसलसल इलाज ने उन्हें माली तौर पर कमजोर कर दिया था। इस दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा और माली माउनत भी की। 13 साल डायलिसिस पे रहने के बाद इनका कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। आलमगीर की कहानी दरअसल उस सकाफती मज़ाहमत की कहानी है जो जनरल जियाउल हक के दौर में मौसीकी के जरिए सामने आई। जियाउल हक के नजदीक मौसीकी एक नापसंदीदा शह थी। चुनाचा उसी जमाने में जो मौसीकी बाकी रह गई थी वो महज रस्मी सी महसूस होती थी, मगर आलमगीर ने उसी दौर में मौसीकी को दोबारा जिंदगी बख्शी। बाद में यही रास्ता नाजिया हसन, जुहेब हसन, जनून, स्ट्रिंग्स और वाइटल साइंस ने अपनाया। इन सब ने मिलकर एक ऐसी नस्ल को सांस लेने दी जिसे मुसलसल घुटन में रखा जा रहा था। और ये शायद उनका इस कौम पर सबसे बड़ा एहसान है कि उन्होंने सिर्फ गाने नहीं गाए, बल्कि एक घुटनज़दा दौर में नौजवानों को ये यकीन दिलाया कि हाँ,
औसी की आज भी रूह की ग़िज़ा है।